दिखाई देती हैं। सर्कुलर टाइप की फ्रिंज हम न्यूटनिंग में देख चुके हैं कि जैसे न्यूटनिंग की फ्रिंजेस होती हैं ऑलमोस्ट ऐसी ही माइकलसन इंटरफेरोमीटर की भी फ्रिंजेज आती हैं। अब बात आती है फ्रिंजेस बनती कैसे हैं या आती कैसे हैं इसके अंदर। देखो, सर्कुलर फ्रिंजेस को समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो मिरर M1 है, इस मिरर M1 की पोजीशन हमने ये रख ली, ठीक है, दिस इज द पोजीशन ऑफ मिरर M1। ये जो M2 मिरर है, हालांकि M2 मिरर करीब यहां जाके इसके ठीक परपेंडिकुलर है, लेकिन इसकी जो इमेज होगी ग्लास प्लेट के थ्रू यहां पे कुछ ऐसे दिखाई देगी, M2 प्राइम बोल देते हैं। सो दिस M2 प्राइम इज मिरर इमेज ऑफ दिस M2, ठीक है। तो समझाने के लिए हमने क्या ले लिया, मिरर M1 और M2 प्राइम। तो जब मैं कहूंगा कि मैंने मिरर M2 को मूव करवाया है, इसका मतलब ये M2 प्राइम को हम डायरेक्टली मूव करवा रहे हैं। तो M2 प्राइम को डायरेक्टली मूव करवा रहे हैं, देन वी आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड M2 प्राइम, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब एक बार के लिए इस चीज को भूल जाइए कि ये हमारा मिरर M1 है और M2 इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है। अभी सिर्फ ये सोचिए कि M1 मिरर यहां है और M2 प्राइम इज द इमेज ऑफ M2 which is kept parallel with the M1। तो उस परपेंडिकुलर वाले कंसेप्ट को, इस कंसेप्ट को भूल के कि ये हमारा M1 है, ये हमारा M2 है, इसको इस तरह से आप देखिए कि मिरर M1 ऐसे है और M2 प्राइम इसकी इमेज है, ठीक है। उसके बाद जब हम इस डिस्टेंस को वेरी करते हैं, डिस्टेंस को वेरी करने से मतलब ये जो डिस्टेंस d था और ये जो डिस्टेंस d था, इफ दिस डिस्टेंस विल बी सिमिलर, ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे, then this M2 prime will coincide with M1। तब क्या होगा, M2 prime will coincide with M1। कब, जब ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगा। तो हमने क्या करना है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस लाने के लिए जो M2 के ऊपर स्क्रू लगा हुआ है उस M2 को मूव करवाना है। तो जब M2 को मूव करवाएंगे, उसकी जो मिरर इमेज है वो बाहर निकलनी शुरू होगी और कुछ हमें ऐसे दिखाई देगी किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पे। तो ये जो डिस्टेंस है, मान लिया इनके बीच का ये जो डिस्टेंस हमने d ले लिया, फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस हमने d ले लिया, तो इसी डिस्टेंस के कारण कितना ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आया है, कौन सी रिंग होगी, ब्राइट होगी, डार्क होगी। तो उन चीजों को समझने के लिए हमने इस डायग्राम को कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्म करवा लिया। कैसे, सपोज लाइट फ्रॉम दिस सोर्स विल फॉल ऑन M2 प्राइम एंड M1। तो जो सोर्स की लाइट है वो यहां पे पड़ रही है, तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हमें कहां दिखाई दे रही हैं, यहां दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर इन्हीं रेज को पीछे हम एक्सटेंड करते हैं तो हमें दो वर्चुअल सोर्स मिलते हैं S1 और S2, तो जिससे हम कह सकते हैं कि ये कोहेरेंट सिस्टम बना हुआ है। तो इन दो वर्चुअल सोर्स S1 और S2 के कारण ये सिस्टम हमारा कोहेरेंट है। तो इन्हीं रेज को हमने पीछे एक्सटेंड किया। तो यहाँ पे इनके बीच में जो डिस्टेंस d है, पीछे एक्सटेंड करने के बाद इस M1 और M2 प्राइम के अंदर डिस्टेंस कितना हो जाता है वर्चुअल सोर्स के लिए, 2d। सो दिस डिस्टेंस इज 2d। तो एक तरह से जब ट्राइंगल बनेगा, एक तरह से जब ट्राइंगल बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा कि ये हमारा पॉइंट G होगा और ये हमारा पॉइंट S1 होगा, ये हमारा पॉइंट S2 होगा, दोनों के बीच में एंगल अल्फा होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है, खड़ा हुआ डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ये कितना हुआ, 2d, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के अंदर जब हमें कोस अल्फा निकालना है, तो कोस अल्फा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, S1g, हाइपोटेन्यूज क्या है, S1 S2, ठीक है। हमें पता क्या है, S1g पता है, जो कि कितना है, 2d है। सो S1g will be equal to S1 S2 cos alpha, or simply this will be 2d cos alpha। so this will be 2d cos alpha, यानी कि पाथ डिफरेंस कितना आया इन दोनों रेज के अंदर, दोनों रेज के अंदर पाथ डिफरेंस कितना आया है, 2d cos alpha। तो अब इस पैरामीटर को हम आगे लेके चलेंगे कि हाँ ये हमारा 2d cos alpha क्या रहेगा, पाथ डिफरेंस। अगर इसको मैं पाथ डिफरेंस लिख लूं तो ये गलत नहीं होगा। तो 2d cos alpha is the effect of path difference। then total path difference, ये total path difference क्या हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा फिर आपने स्टोक्स लॉ पे जाना पड़ेगा। this total path difference will be 2d cos alpha plus lambda by 2, additional path will be added here। कौन सा वाला पाथ डिफरेंस, when the ray will strike at the denser medium। तो इसमें क्या हो रहा है, जब ये रे वापस आ रही है
तो यहां पे रिफ्लेक्ट होके नीचे गई है, इट मींस रे इज स्ट्राइकिंग ऑन डेंसर मीडियम ग्लास प्लेट। यहां तो एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो यहां पे रे स्ट्राइक की है जिसके कारण इंटरफेरेंस फ्रिंज बनेगी नीचे जाके, हेंस एडिशनल path difference of lambda by 2 will be added in this path difference, or additional phase of pi will be added here. So this effective path difference or total path difference will be 2d cos alpha plus lambda by 2. इसका मतलब क्या हुआ, जब हम ब्राइट और डार्क फ्रिंज का कंसेप्ट करेंगे, जब ब्राइट और डार्क फ्रिंज को देखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा ये, अगर हम ब्राइट फ्रिंज देखते हैं तो ब्राइट फ्रिंज क्या होती थी कंडीशन, फॉर दिस पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू एन लैम्डा आता है, ठीक है। तो यहां पे पाथ डिफरेंस कितना है, 2d cos अल्फा प्लस लैम्डा बाई 2d cos अल्फा प्लस लैम्डा बाई 2 विल बी इक्वल टू एन लैम्डा, और 2d cos अल्फा विल बी इक्वल टू एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 ऑफ 2n माइनस 1 ऑफ लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट डिफरेंस किसके केस में आ जाएगा, ब्राइट फ्रिंज के केस में। डार्क फ्रिंज के केस में क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ डार्क फ्रिंज दिस विल बी 2d cos अल्फा प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है, तो ये उस तरफ जाके क्या होगा माइनस लैम्डा बाई 2, तो माइनस लैम्डा बाई 2 से प्लस लैम्डा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी n लैम्डा, सो 2d cos अल्फा विल बी n लैम्डा। सो दीज आर द कंडीशन फॉर सर्कुलर फ्रिंज की। ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होगा, जो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस जो हमारा फाइनल पार्ट डिफरेंस है 2d cos अल्फा, दिस विल बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, यहां पे ये जो 2d cos अल्फा पार्ट डिफरेंस विल बी n लैम्डा, या इसको मैं इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 भी कह सकता हूं, ठीक है। सो दीज आर द कंडीशन टू ऑब्टेन सर्कुलर फ्रिंजेस, ठीक है। तो सर्कुलर फ्रिंज कब आएंगी, थोड़ा सा दोबारा देख लीजिए इसको, जब इनके बीच में डिस्टेंस सेम होगा, देन वी विल गॉट सेंट्रल डार्क फ्रिंज ओनली, नो अदर फ्रिंज विल बी ऑब्जर्व्ड व्हेन दिस डिस्टेंस विल बी सेम। जैसे जैसे डिस्टेंस वेरी करेंगे, डिस्टेंस कौन सा, ये m1 है और ये m2 प्राइम है, या इनके बीच का और इनके बीच का डिस्टेंस वेरी करेगा, तो तब हमें क्या होंगी, सर्कुलर फ्रिंज आना स्टार्ट होंगी, ठीक है। इसकी एक कंडीशन हमने मेंटेन रखनी है कि m1 और m2 प्राइम को परपेंडिकुलर रखना है, या m1 और m2 प्राइम को पैरेलल रखना है, दूसरे वे में हम इसको ये कह सकते हैं। सो वी गॉट सर्कुलर फ्रिंजेस। तो सर्कुलर फ्रिंजेस कुछ इस तरह की दिखाई देंगी, आप बुक में देख पा रहे होंगे शायद। तो सर्कुलर फ्रिंजेस अगर हमारा डिस्टेंस वेरी नहीं करता है, डिस्टेंस सेम है, तो देन सेंट्रल डार्क पोर्शन विल बी ऑब्जर्व्ड, अदरवाइज वी ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ सर्कुलर फ्रिंजेस। इन फ्रिंजेस को हेडिंगर फ्रिंजेस भी बोलते हैं, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। दिस फ्रिंजेस आर नोन एज हेडिंगर फ्रिंज और फ्रिंज ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन। इसके बाद आती हैं लोकलाइज्ड फ्रिंजेस, इसके बाद आती हैं लोकलाइज्ड फ्रिंजेस। तो लोकलाइज्ड फ्रिंज कैसी होती हैं, नंबर 2 लोकलाइज्ड फ्रिंजेस। लोकलाइज्ड फ्रिंज में क्या है, ये जो हमारा कंसेप्ट था कि ये हमारा मिरर m1 की पोजीशन है और ये हमारी m2 प्राइम की पोजीशन है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, और m1 एंड m2 आर परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री पे हैं, तो या तो m1 m2 90 हैं, या इस फॉर्म में कहें ये दोनों पैरेलल हैं। अगर ये कंडीशन हम चेंज कर देते हैं, यानी कि m1 और m2 परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, किसी एंगल पे इंक्लाइन करते हैं, मान लो ये आपका m1 है और ये आपका m2 प्राइम है, या ये आपका m1 है, ये है, या ये है, कुछ भी ऐसे ही, या इस तरह से है, तो अगर किसी पार्टिकुलर एंगल पे लाई करते हैं, देन वी गॉट नो लॉन्गर सर्कुलर फ्रिंजेस, तो उसके बाद हमें सर्कुलर फ्रिंजेस नहीं मिलेगी। तो सर्कुलर पोर्शन जब इनका डिस्टर्ब होगा तो हमें किस तरह की फ्रिंजेस मिलेगी, तो इसमें 3 केस राइज होते हैं। तो सबसे पहला केस बनता है वो ये बनता है, मान लो दिस इज द पोजीशन ऑफ मिरर m1 और m2 प्राइम कुछ इस तरह से, मतलब उनके बीच में कोई ना कोई
एंगल है M1 M2 के बीच में, वन केस। एक केस है जब ये बिल्कुल प्रॉपर इंटरसेक्ट करते हैं, भाई डिस्टेंस भी ऑलमोस्ट सेम है लेकिन एक दूसरे के 45 पे हैं, यानी कि इंटरसेक्ट किए हुए हैं। ये हमारा M1 है और ये हमारा M2 प्राइम है। थर्ड केस कौन सा बनता है, इसका अपोजिट बन जाएगा जब ये कुछ इस तरह से है, ये हमारा M1 है, ये हमारा M2 प्राइम है, ठीक है। तो अगर ऐसा केस है, वी गॉट दिस टाइप ऑफ फ्रिंज, एक बॉक्स बना लेते हैं इस बॉक्स के अंदर से, सो वी गॉट दिस टाइप ऑफ फ्रिंज। अगर ऐसा केस है, सिंपली वी गॉट स्ट्रेट लाइन फ्रिंज, तब हमें स्ट्रेट लाइन फ्रिंज मिलेंगी। अगर ये वाला केस है तो तब हमें इस तरह की फ्रिंज मिलेंगी, ठीक है। तो अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है, किसी एंगल पे लाई करते हैं M1 एंड M2, देन वी गॉट दिस वन और दिस वन, इस तरह की फ्रिंजेस हमें मिलेंगी। एक बार डायग्राम में देख लेते हैं, दोबारा दिखा देता हूं आपको मैं। सो वी गॉट दिस टाइप ऑफ फ्रिंज। पहला केस ये था, इस केस के लिए फ्रिंज हमें ऐसी मिली। दूसरा केस हमारा ये है, इसके लिए फ्रिंज हमें ऐसी मिली जो इंटरसेक्ट किए हुए हैं। और थर्ड केस हमारा ये है, इसके लिए फ्रिंज हमें ऐसी मिली। उसके बाद एक नॉर्मल सी टाइप हालांकि डिस्कस नहीं की जाती, उसको बोलते हैं फ्रिंज विद व्हाइट लाइट। थर्ड केस अगर फ्रिंज का हम देखें, क्योंकि अभी तक तो हमने मोनोक्रोमेटिक केस लिए हैं, अगर थर्ड केस देखें फ्रिंज विद व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट के केस में क्या है, अगर व्हाइट लाइट सोर्स हमने ले लिया तो उस केस में अगर आपका दोनों के बीच में डिस्टेंस जीरो है, डिस्टेंस नहीं है M1 और M2 प्राइम के बीच में, देन सेंट्रल पोर्शन विल बी सिंपली ए डार्क फ्रिंज, सेंट्रल पोर्शन विल बी सिंपली ए डार्क फ्रिंज। अगर डिस्टेंस वेरी करते हैं, जैसे सर्कुलर केस में किया था, अगर डिस्टेंस वेरी करते हैं तब उस केस में क्या होगा, वी गॉट सर्कुलर फ्रिंज बट विद द डिफरेंट कलर। तो डिफरेंट कलर की हमें सर्कुलर फ्रिंज मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। हालांकि सारे 7 के 7 कलर नहीं मिलेंगे आपको, कुछ प्राइमरी कलर मिलेंगे, उसके बाद कुछ कलर ओवरलैप होना स्टार्ट हो जाएंगे इन केस ऑफ पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। हाँ, सर्कुलर फ्रिंज कब मिलेंगे, जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या M1 M2 प्राइम एक दूसरे के पैरेलल हैं। कोई एंगल पे होंगे तो लोकलाइज्ड फ्रिंजेस मिलेंगी, लेकिन वो भी क्या होंगी, क्लर्ड होंगी। सो दिस द डिस्कशन अबाउट टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस इन केस ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो नेक्स्ट इसमें करते हैं एप्लीकेशन ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर, क्योंकि माइकलसन इंटरफेरोमीटर की बहुत सारी एप्लीकेशन है। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं, वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं या थिकनेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट उसमें हम वो डिस्कस करते हैं।